है फर्म का और कहीं ना कहीं फर्म को बाध्य कर सकता है। द एक्ट इज विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी, बशर्ते क्या हो सकता है कि जो एक्ट उसके स्कोप उसकी अथॉरिटी में है या नहीं है। ठीक है, अगर उसने फर्म के नाम पे कोई काम किया है तो भी वो बाध्य कर सकता है, या फिर उसने फर्म के लिए कोई काम किया है। ठीक है, फर्म के लिए काम किया मतलब, फर्म के लिए काम किया मतलब जैसे कि ये है कि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे कि अगर कोई 3 लोगों की एक ट्रेडिंग फर्म है, ठीक है, और ट्रेडिंग फर्म में जैसे मेरे को माल में, जैसे कि माल इन द सेंस स्टॉक बेचने की अनुमति है। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं स्टॉक बेच रहा हूँ। ए बी सी 3 पार्टनर थे। ठीक है, एक को स्टॉक का काम था, एक को मार्केटिंग का काम दे रखा था, एक को फाइनेंस का दे रखा था। अब स्टॉक वाले ने स्टॉक बेच रहा है तो कहीं ना कहीं उसका ये एक्ट है। ठीक है, और कर किसके लिए रहा है? फर्म के लिए कर रहा है। ठीक है, इज द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, और वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल है। अब जैसे कि मैंने बता दिया ये चीज़ कि अगर कोई पार्टनर गलत कर रहा है तो कहीं ना कहीं एजेंट है बाकी के पार्टनर्स के लिए, और कोई ना कोई सही कर रहा है तो ठीक है, एजेंट है तो एजेंट किसका हो गया? वो प्रिंसिपल माने जाएंगे, और जो गलत कर रहा है वो एजेंट माने जाएंगे। आगे चलते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ ली है कि पार्टनर कौन कौन से बन सकता है। ठीक है, पार्टनर कोई भी बन सकता है, बस वो बशर्ते कॉन्ट्रैक्ट करने की उसकी हैसियत हो। हैसियत हो मतलब, हैसियत मतलब उसकी औकात हो। औकात हो मतलब इन द सेंस वो कैपेबल हो। कैपेबल हो, हाँ, कैपेबल हो। ये सेक्शन 11 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये हम बाद में क्लियर करेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ, एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस पर कोई देशद्रोही का चार्जेस नहीं होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं कन्विक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा बंदा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है। ठीक है, कंपनी पार्टनर बन सकती है, यस कंपनी पार्टनर बन सकती है। फॉरनर पार्टनर बन सकता है, बशर्ते वो हमारा दोस्त होना चाहिए। तीसरी चीज, माइनर बन सकता है, यस माइनर बन सकता है। इसको हम बाद में क्लियर करेंगे, इसका एक अलग से पूरा एक कंसेप्ट है कि कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या करेगा। ठीक है, बस बशर्ते अभी इतना याद रखे कि एक बेनिफिट के लिए, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए वो पार्टनर बन सकता है। बट अगर हम न्यू न्यू पार्टनरशिप फर्म खोलने की बात कर रहे हैं तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। पहले से अगर कोई फर्म चल रही है उसमें हमें इंक्लूड करना है किसी माइनर को किसी बेनिफिट के लिए तो बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता। अब देखते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में ये है कि ट्रू टेस्ट कैसे डिसाइड करेंगे? ट्रू टेस्ट ऐसा डिसाइड करेंगे कि ट्रू टेस्ट ऐसे डिसाइड करेंगे कि पार्टनर शुड बी अ म्यूचुअल एजेंट, मतलब कहीं ना कहीं उसमें म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए पार्टनरशिप में। ठीक है, अगर हम देखें कि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, उससे अगर हम किसी फर्म को या किसी 2 या 3 लोगों के समूह को हम ये जज कर दें कि ये पार्टनरशिप फर्म है, इस बेसिस पे नहीं होगा। चलो, केसेस वेयर नो पार्टनरशिप एग्जिस्ट, ऐसी जगह जहाँ पे हमें लगता तो है कि ये पार्टनरशिप हो सकती है बट वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। देखते हैं जॉइंट ओनर शेयरिंग ग्रॉस रिटर्न। जॉइंट ओनर है, ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक चीज़, एक दो जने हैं, कोई भी 2 बंदे हैं। ठीक है, अब वो जैसे बड़े बड़े शहर होते हैं, लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, पीजी में रहते हैं, फ्लैट लेकर रहते हैं, आपसदारी में शेयरिंग वगैरह करते हैं। तो एक 2 दोस्त थे, ए और बी। ए ने एक फ्लैट लिया, ए और बी ने दोनों ने मिलकर फ्लैट लिया। उसका भाड़ा दिया उन्होंने 15,000 रुपये। ठीक है, महीने का 15,000 रुपये भाड़ा दिया। ठीक है, उन्होंने किसी सी को, उसमें 3 रूम थे, उन्होंने किसी सी को इंक्लूड किया और सी को उन्होंने क्या दे दिया, एक कमरा रेंट पे दे दिया। ठीक है, और जब उन्होंने रेंट पे दे दिया तो क्या कहेंगे हम, इनको क्या कहेंगे, जॉइंट ओनर्स। अब बात ये है कि कल को अगर कोई बात हो जाती, अगर ये बात मतलब कल को ये आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं, मान लो सपोज करो 5,000 रुपये में सी को दे दिया, तो सी से ये आधा आधा 2,500 बांट रहे हैं। तो अब कल को कोई बात हो जाती है, अब कल को ए बाहर जाके किसी से लोन ले लेता है। ठीक है, लोन ले लेता है 20,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, समथिंग कुछ भी ले लेता है। ठीक है, इस बेसिस पे कि हाँ हमारा फ्लैट है, फ्लैट का किराया आता है ये कुछ भी, ठीक है, मैं उससे आपको वापस करूँ, तो क्या उस बेसिस पे बी लायबल होगा?
मतलब ए ने लिया था ना, ए लोन लेता है तो क्या बी लायबल होगा? क्या बी चुकाएगा उसका लोन? नहीं चुकाएगा ना। क्यों? ये बस जॉइंट ओनर है, एक हम आपस में एक तरीके से रह रहे हैं साथ में, कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मगर उसके एक्ट के लिए, ए या बी के एक्ट के लिए ये दोनों आपस में लायबल तो नहीं है ना। ठीक है, तो जॉइंट ओनर्स आपस में कहीं प्रॉफिट शेयर करेंगे तो वो चीज़ क्या मानी जाएगी? वो चीज़ मानी वो चीज़ यही मानी जाएगी कि वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेशिया एविडेंस। प्राइमा फेशियस एविडेंस मतलब, प्राइमा फेशिया एविडेंस का मतलब ये है कि कंक्लूसिव एविडेंस है, कंक्लूसिव एविडेंस है। और ये हम कहेंगे कोई एक मतलब प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप में होना जरूरी है, बट इसे कंक्लूजन नहीं बोल सकते इसे, कि मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कहीं ना कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है 2 या 3 लोगों के समूह के बीच में, तो हम ये नहीं कह सकते उस बेसिस पे कि ये पार्टनरशिप है। पर पार्टनरशिप का एक इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, इंक्लूडेड म्यूचुअल एजेंसी। पर म्यूचुअल एजेंसी कैसा प्रिंसिपल है? कार्डिनल प्रिंसिपल, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, वो होना इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं आगे। एक मिनट, ये शॉर्ट कैसे पड़ गई? ये तो मैंने बड़ी बनाई थी। चलो अब इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले में लेक्चर में देखेंगे ये शॉर्ट कैसे पड़ गई वीडियो इन द सेंस इसमें नीचे के आगे के पेज गायब है, तो मैं अगले में इंक्लूड करूँगा। पहले अब इतना ही देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस नहीं है। ठीक है, क्या? प्रॉफिट शेयर करना। देयरफॉर इफ ए पर्सन शेयर प्रॉफिट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट ही इज ए पार्टनर एज लेड डाउन इन द फॉलोइंग केसेस। ये मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कोई पर्सन प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है, एक मिनट, कि वो पार्टनर या पार्टनरशिप फर्म एग्जिट करती है। अब देखते हैं आगे क्या। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है और कहीं ना कहीं वो कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, कोई 20% ले रहा है, कोई 80% ले रहा है, तो नहीं माना जाएगा जब तक कि वो म्यूचुअल एजेंसी में बाध्य नहीं है। वेयर अ लोन प्रोवाइडर रिसीव अ शेयर इन प्रॉफिट, अगर किसी लोन प्रोवाइडर ने, जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं, ठीक है, और बीच के बिचौलिए होती हैं, ठीक है, अब मैनेजर एक बिचौलिया रखता है, बिचौलिया जाके कोई ना कोई मतलब टटलू पकड़ता है जिसे लोन की ज़रूरत होती है, लोन वाला आता है, मैनेजर उससे कह देता है कि 20% बोल दे, 10% बोल दे, फिर आपस में वो मैनेजर और वो बिचौलिया बीच में से शेयरिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट, तो इस तरीके का रिलेशनशिप भी पार्टनरशिप के अंदर नहीं माना जाएगा। वेयर अ सर्वेंट एजेंट इज एंगेज इन अ बिजनेस रिसीव रेम्युनरेशन एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब कहीं एक सर्वेंट और एजेंट का रिलेशनशिप है या फिर सर्वेंट या एजेंट जैसा रिलेशनशिप है, तो उस चीज़ को भी नहीं माना जाएगा। जैसे कि अगर मेरा कोई नौकर है, मैं उसे कुछ काम कराने के बदले उसे पगार देता हूँ, तो वो पार्टनरशिप में नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट, एक कॉल आ गया था। हाँ, आगे चलते हैं। वेयर द विंडो और चाइल्ड ऑफ ए डिजीज पार्टनर रिसीव अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, 2 पार्टनर्स थे, आपस में पार्टनरशिप कर रही हुई थी, उन्होंने आराम से बिजनेस चला रहे थे, तो उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाती है। सपोज देयर आर 2 पार्टनर ए एंड बी, दे आर कैरिंग ऑन देयर बिजनेस फॉर सम प्रॉफिट, एंड एक की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब वो जो डिसीज पार्टनर मतलब कि जिसकी डेथ हो चुकी है, उसके जो लीगल हायर हैं या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उसके फैमिली वाले या जो भी हैं, क्या अगर उसकी बीवी है या मतलब विडो या चाइल्ड है, अगर उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयरिंग मिलती है, मतलब एज अ रिजल्ट एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब उसके पार्टनर के ख़त्म होने के बाद अगर उन्हें कोई शेयर मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से, तो क्या वो पार्टनरशिप के अंदर आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। रिवाइज कर लेते हैं पूरा। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट कौन से सन में आया था? 1932 में आया था। 1932 के कौन से दिन में आया था? 1 अक्टूबर 1932 को जी चालू हुआ था। कौन सा ऐसा सेक्शन है जो 1 अक्टूबर 1933 से चालू हुआ है? 1 अक्टूबर 1933 से सेक्शन 69 चालू हुआ है, मतलब लागू हुआ था। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि 69 में क्या दे रखा है,
चैप्टर्स कितने हैं इसमें, चैप्टर्स 8 चैप्टर में टोटली डिवाइडेड है। ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टनरशिप के लिए लॉ फ्रेम्ड करना, कहीं ना कहीं पार्टनरशिप एक्ट को पूरा डिस्क्राइब करता है, पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब करता है इस बारे में, ठीक है। एक चीज़ ये थी कि हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं ना कहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं ना कहीं एक एज अ फादर की हैसियत से वर्क करेगा किसके ऊपर, पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर। अगर कोई बात पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बोल रखी है, कोई भी प्रोविज़न नहीं दे रखा है, तो वहाँ पे किस चीज़ को अप्लाई करेंगे हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। जैसे कि हमने एक रूल पढ़ा था अभी कि माइनर वाला केस पढ़ा था ना, कि माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, बट ही कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। कैसे, वो ऐसे था कि अगर नई पार्टनरशिप खोल रहे हो तो उसमें माइनर पार्ट नहीं ले सकता है, बट अगर कहीं पहले से पुरानी पार्टनरशिप फर्म है उसमें आप माइनर को जोड़ सकते हो बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सेक्शन 11 में दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कि माइनर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाध्य कर रहा है पार्टनरशिप एक्ट। उसके बाद हमने एक्ट ऑफ फर्म पढ़ा था। एक्ट ऑफ फर्म में क्या था कि कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसी किसी चीज़ को करने की मनाही किसी भी पार्टनर से, या पार्टनर से, सभी पार्टनर से, या किसी एक पार्टनर से, या पार्टनरशिप के एजेंट से, मतलब पार्टनर तक पार्टनरशिप का कोई एजेंट है फर्म का उससे, ठीक है, कि कुछ ना करने की या कुछ करने की जिस पर कोई ना कोई लॉ बाध्य हो, कोई ना कोई एक एनफोर्सिंग बॉडी, और एनफोर्सिंग बॉडी यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। बिजनेस मीन्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन, सारे ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन जिसके तहत पार्टनरशिप वर्क कर रही है, मतलब कोई भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, या फिर तुम्हारा प्रोफेशन है कोई, तो वो भी हो सकता है। सेक्शन 2B में डिफाइन था बिजनेस, 2A में डिफाइन था एक्ट ऑफ फर्म। थर्ड पार्टी हमने 2D में पढ़ा था। 2D में ये यहाँ पे पढ़ा है, ये रहा 2D में पढ़ा था। 2D में क्या पढ़ा था, थर्ड पार्टी में ये पढ़ा था कि जो भी इंसान पार्टनर नहीं है पार्टनरशिप फर्म में, बाहर का जितने भी आदमी है वो थर्ड पार्टी है, चाहे उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हो नहीं हो। कॉन्टैक्ट होता है तो हम उसके लिए शू कर सकते हैं या उसके लिए हमें लायबल ठहरा सकते हैं अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म से कोई गलती हो सकती है। नहीं होता है तो वो एज अ थर्ड पार्टी डील की जाएगी अगर वो पार्टनर नहीं है। पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, एक एग्रीमेंट है दो या दो से ज़्यादा लोगों में जो प्रॉफिट शेयर करने के लिए आपस में जुड़े हैं, ठीक है। अब उसके अंदर म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा बंदे होने चाहिए, तो ये हमने पढ़ा था। वैसे एक चीज़ और बता दूँ, पार्टनरशिप को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया, सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ी थी, देयर शुड बी एन एग्रीमेंट एंड द एग्रीमेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, इट कैन बी ओरल और रिटन टू, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर के बारे में पढ़ा था। मिनिमम मैक्सिमम मेंबर में क्या पढ़ा था, मिनिमम मैक्सिमम मेंबर में यही पढ़ा था कि देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टनर्स एंड मैक्सिमम के केस में हमने पढ़ा था देयर मस्ट बी 50, दे कैन बी 50, मैक्सिमम हो सकते हैं 50 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें भूल जाइए कि पहले बैंकिंग में 10 था, अदर बिजनेस में 20 था, ये सब पुरानी चीज़ें हैं। अभी तक 11th 12th में यही चल रहा है और चीज़ें चेंज नहीं हो गई। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल कोर्स को करने का ये फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों से अपडेट रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं कि देयर शुड बी सम बिजनेस होना चाहिए। अगर कोई सोशल वेलफेयर एक्टिविटी है तो उसे पार्टनरशिप के अंदर नहीं माना जाएगा, ठीक है। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। फिर हमने पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी क्या है, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी में कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है, वाइट इज कार्डिनल क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं तवज्जो हमने म्यूचुअल एजेंसी को दे रखा है। और उसके बाद मैंने पढ़ा हु मे बी अ पार्टनर कौन कौन बन सकता है, माइनर बन सकता है, यस बन सकता है, बट वो बेनिफिट के लिए बन सकता है। फॉरनर बन सकता है, यस बन सकता है, पर उसके साथ हमारी समझी होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए उस देश के साथ। कंपनी बन सकती है, यस कंपनी कैन बी अ पार्टनर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक और चीज़ इसमें रह गई थी, मेंबर ऑफ एक चीज़ है, एक कंसेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, ठीक। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कंसेप्ट है, इसको हम चलो बाद में ही देखेंगे, ठीक है। तो आगे की चीज़ें जो हमने बता दी हैं वो आप पढ़िए, देखिए, अच्छा लगे तो आगे डिमांड करिए, कुछ पूछा जाए तो पूछ सकते हैं आप, हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय माता दी।